हेलो स्टूडेंट्स, तो 9th क्लास एसएसटी में आपका लेसन 3। तो आपको इससे पहले हमने दो वीडियो भेजी हैं। अब हम आपको से आगे पढ़ा रहे हैं तीसरी नस्लवाद राज्य की स्थापना। हाँ जी, नस्लवाद राज्य की स्थापना। नाथसी पूर्णतः नस्ल राज्य की स्थापना करना चाहते थे। नाथसी केवल एक शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज चाहते थे। ये देखिए, इनकी दृष्टि से जिप्सियों और एस्वेतों में को अवांछितों की श्रेणी रखा गया। इसके अतिरिक्त रूसी एवं पोलिश मूल के लोगों को निम्न मानव श्रेणी का माना गया। उन्होंने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी में सबसे बुरी स्थिति यहूदियों की थी। यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। ईसाई यहूदियों के विषय में सदैव एक मत थे कि ये हत्यारे एवं सूदखोर होते हैं। हिटलर की नज़र में यहूदी समस्या का केवल एक ही हल था, यहूदियों को पूर्णतः खत्म करना। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय ये है कि यहूदियों को अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि जर्मनी लोगों का मानना था कि यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था। ठीक है, इसीलिए सभी लोग यहूदियों से घृणा करते थे। यहाँ तक कि हिटलर की भी यही समस्या थी, यही कहना था कि यहूदी एक समस्या है और इनको खत्म कर देना ही इनका एक हल है। तो इससे आगे है बच्चों, नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को नष्ट किया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों हमारे अति लघु क्वेश्चंस में आते हैं, तो सब बच्चे इन्हें जो है अंडरलाइन करेंगे। अब है नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। प्रजातीय विभेद की नीति से वशीभूत होकर हिटलर ने अवांछित प्रजातियों विशेषतः यहूदियों पर अवर्णनीय अत्याचार किए। युद्ध के साय नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गई। वृद्ध नरसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का अधिकांश क्षेत्र जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और संपत्ति छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। तो बच्चों, जो यहूदी थे, यानी जो उत्तर पश्चिमी पोलैंड पर जो अधिकार कर लिया गया था जर्मनी ने, तो वहां के लोगों को भगा दिया गया। क्यों? ताकि जो है जर्मनी के लोगों को वहां पर बसाया जा सके। ठीक है, इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट ऑफ नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। ठीक है बच्चों, जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी लोक में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर
मौत के घाट उतारा गया। ये पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, जहां उनमें ज्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटू बस्तियों और गैस चैम्बर भी थे, इसीलिए यहाँ यहूदियों की वृहद स्तर पर हत्या कर दी जाती थी। तो बच्चों, जो बच्चे होते थे उनको भी जांच के लिए भेजा जाता था। अगर वो नस्ल विशेषज्ञों के पास अगर वो सही होते थे तो उनको जो है उनके माँ बाप से छीनकर उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था, जहां पर उनके अच्छे से देखभाल न होने के कारण बहुत सारे बच्चे मर भी जाते थे। ठीक है, फिर है जर्मनी, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जर्मन में युवाओं की क्या स्थिति थी, ये इसमें हम बढ़ेंगे। हिटलर का यह मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को उसके विषय का ज्ञान देना अति आवश्यक है। हिटलर का क्या विचार था कि बच्चों को उसके विषय के बारे में ज्ञान देना आवश्यक है। अवांछित बच्चे कौन है बच्चों? अवांछित यानी यहूदी, ठीक है ना। यहूदियों को अवांछित की श्रेणी में रखा गया था, हमने पढ़ा पहले। और शिक्षकों को अर्थात यहूदियों, जिप्सियों, विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो अवांछित लोग थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को पुनः लिखा गया। जर्मनी और यहूदी बच्चे न तो एक साथ बैठ सकते थे और न ही खेल सकते थे। नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया तथा गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक विशेष छवि बनाने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। जो जर्मनी में शिक्षा दी जाती थी उसमें बच्चों को सिखाया गया कि वो वफादार बने, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना उनके अंदर दी गई कि वो देश के लिए वफादारी से कार्य करें। बचपन से ही उन्हें वफादारी सिखाई गई। यहूदियों से नफरत व हिटलर की पूजा करें। बच्चों को दिए जाने वाले खेलकूद प्रशिक्षण में हिंसा और एवं आक्रामकता की भावना पर बल दिया जाने लगा। हिटलर का विचार था कि बच्चों को विशेषतः मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे ताकतवर बन सके। विकलांग बच्चों को गैस के चैम्बर में झोंक दिया जाता था। ये बच्चों वहाँ पर बहुत ही ये कह सकते हैं कि बुरी प्रथा थी कि एक तो बच्चों को देश प्रेम की भावना सिखाई जाती थी, उन्हें मुक्केबाजी के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता था, लेकिन ये एक बहुत ही समस्या थी वहाँ पर कि जो विकलांग बच्चे थे उन्हें जो है एक गैस के चैम्बर में झोंक दिया जाता था, यानी विकलांग बच्चों को जीवित नहीं रखा जाता। ठीक है, अब है युवा संगठनों को जर्मन बच्चों एवं युवाओं में राष्ट्रीय समाजवाद की भावना उत्पन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 वर्ष के बच्चों को युंग फोक में दाखिला व 14 वर्ष के लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। जो 10 वर्ष के बच्चे थे उन्हें युंग फोक में दाखिला दिया जाता था और जो 14 वर्ष के बच्चे थे उन्हें युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी होती थी। शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 18 वर्ष की आयु में लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था, यानी ये निश्चित था कि किस एज के बाद उन्हें क्या करना है। ठीक है, फिर है इनके लिए
इसके उपरांत उन्हें सेना में कार्य करना पड़ता था तथा इनके लिए नात्सी संगठन की सदस्यता अनिवार्य थी। नात्सी यूथ लीग का गठन वर्ष 1922 में हुआ था। 4 वर्ष के पश्चात ही इस लीग को हिटलर यूथ का नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे कि एक तो नात्सी संगठन की सदस्यता अनिवार्य थी, जो बच्चे प्रत्येक बच्चों को सेना में भर्ती होना कंपलसरी था, और हिटलर यूथ को जो है इस लीग को जो है 1922 में जो लीग की स्थापना हुई थी वो हिटलर यूथ के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, फिर है हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ। 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नात्सी विचारधारा का शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करे। तो ये जो वर्ड हैं बच्चों, ये प्रत्येक व्यक्ति को इसकी शपथ लेनी पड़ती। ठीक है, अब आता है मातृत्व का नात्सी सोच, यानी मातृत्व के लिए जो नात्सियों की सोच थी उसके विषय में यहाँ बताया जाता है कि किस तरह से एक बच्चे का जन्म के ऊपर लोगों की क्या सोच थी, नात्सियों की क्या सोच थी, ये हम आपको इसमें बताएंगे। नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि महिलाएं मौलिक रूप से पुरुषों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि स्त्री पुरुष के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका कर्तव्य एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाली संतानों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। यानी कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जर्मनी में महिलाओं का जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उनको केवल एक ये कह सकते हैं कि संतान पैदा करने, एक अच्छी संतान पैदा करने वाली माँ ही समझा जाता था। लड़कों को जो है उन्हें अहमियत दी जाती थी, उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। फिर है बच्चों, जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित संतानों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि जो औरतें अवांछित संतानों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कृत किया जाता था। यानी जो अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें, उन औरतों को, उन महिलाओं को दंडित किया जाता था, और जो है अन्य माताओं को, जो अच्छे बच्चों, योग्य बच्चों को जन्म देती थी उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, और थिएटर में, रेलगाड़ी में टिकट उन्हें सस्ते में। हिटलर ने अधिक बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का प्रावधान किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को कांसे का, और 6 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली माँ को सोने का तमगा प्रदान किया जाता था। यानी बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता था। हिटलर द्वारा निर्धारित
आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य महिलाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और इन्हें कठोर दंड दिया जाता था। फिर है प्रचार की कला। नात्सियों ने मीडिया एवं भाषण पर बहुत ही उचित रूप से उपयोग किया। इन्होंने कभी भी दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता था। वैक्यूप्रम का प्रयोग गैस चैम्बरों में मरने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। ये सब बच्चे इसे अंडरलाइन करेंगे कि ये अति लघु में एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि संक्रमण मुक्ति क्षेत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, अब आता है उल्लेखनीय ये है कि गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखते थे और इसमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। जैसे कि बच्चों पहले भी आपको बताया गया कि गैस चैम्बर में किन्हें झोंक दिया जाता था? जो बच्चे विकलांग होते थे। ठीक है ना। ये है नात्सियों ने शासन के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु नात्सी विचारधारा का विश्व में प्रसार करने के लिए मीडिया का बहुत ही सोच समझकर प्रयोग किया। अपने विचारों को फैलाने के लिए इन्होंने रेडियो, पोस्टरों, फिल्मों, तस्वीरों, नारों एवं इश्तहारों के माध्यम बनाया। पोस्टरों में इनके दुश्मनों को उपहास के पात्र के रूप में दिखाया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया। समाजवादियों को विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। यह प्रचार फिल्मों के माध्यम से यहूदियों के प्रति घृणा दिखाता था। द एटर्नल जू इससे संबंधित सर्वाधिक कुख्यात फिल्म थी। ठीक है, यहूदियों एवं जर्मनों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं था। लगभग दोनों एक जैसे ही दिखते थे, परंतु परंपरा प्रिय यहूदियों को लंबी दाढ़ी व काफ्तान यानी चोगा, काफ्तान एक होता है, चोगा होता है जो ऊपर से नीचे तक एक ही पहनावा होता है, पहने हुए दिखाया जाता था। यहूदियों को केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। क्योंकि बच्चों जैसा कि आपको पहले ये बताया गया कि जर्मनी में यहूदियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें जो है सब लोग उनसे नफरत करते थे, इसीलिए उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित भी किया जाता था। नात्सियों ने लोगों के सामने स्वयं को सबकी समस्याओं का निदान करने वाले के तौर पर पेश किया। फिर है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। अनेक लोग नात्सी शब्दांबर और धुआंधार प्रचार से प्रेरित होकर दुनिया को नात्सी नजरों में देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और क्रोध का एहसास होता था। यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए गए। लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि नात्सीवाद ही देश की प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएगा। यह व्यवस्था सबके हित में है। यानी नात्सियों ने सब लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि वही लोग देश के हित का कार्य करेंगे। जो यहूदी हैं वो जो हैं वो उनसे सब लोग नफरत करें। उनके मकानों पर जो है निशान लगा दिए गए। तो इस तरह से यहूदियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। अनेक लोगों ने पुलिस, दम और मृत्यु की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने और नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय नज़र फेर कर चल देते थे। अधिकतर बेहतर मानते थे
कि पादरी निम्योलर नात्सियों को निरंतर विरोध करते रहे, लेकिन जनता मौन रहकर इस महाविनाश का साक्षी बनी रही। नात्सी जर्मनी में यहूदी कैसा अनुभव करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो बच्चों, ये जो जर्मनी की जनसंख्या थी उसमें सभी लोग नात्सी नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नात्सी का विरोध करते थे और सब जो हालात हैं वो चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, लेकिन उसका विरोध खुले मन से नहीं करते थे। नात्सी जर्मनी में यहूदी कैसा अनुभव करते थे, यह एक बिल्कुल बिल्कुल अलग कहानी है। सालर बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के दर्द भरे सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इन किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ये बच्चों, ये सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे इस बुक को, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सालर्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर विश्वास करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई व बाल काले और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे यहूदियों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ रही थी और ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दहशत के कारण मर जाते थे। तो जो यहूदियों के बारे में जो कहा जाता था, उन हर वक्त उनसे यही, उनके लिए जो यही बात कही जाती थी, सुन सुन के बार बार यहूदियों के दिमाग में भी यही आगे बैठ गया था कि उनकी नाक मुड़ी हुई है, बाल काले हैं और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत उनकी दिखने वाली है। फिर है महाध्वंस के बारे में जानकारी। नात्सियों के कार्यप्रणाली एवं नियमों को दुनिया युद्ध समाप्ति के बाद ही जान पाई। जर्मनी में हुए रक्तपात और दमन का अनुमान दुनिया को जर्मनी की हार के बाद ही हुआ। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को इतिहास में महाध्वंस के नाम से जाना जाता है। ये सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे। ये जो युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था उसको जो है महाध्वंस के नाम से जाना जाता है। नाज़ी जर्मनी में हो रही घटनाओं को दुनिया को बताने के लिए खेतों और कैंपों में नारकीय जीवन जीने वाले लोगों ने अपनी डायरी, नोटबुक, दस्तावेजों में लिखा था। जब नाज़ियों को यह आभास होने लगा कि अब उनकी पराजय निश्चित है, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना आरंभ कर दिया, जिससे इन सभी साक्ष्यों को मिटाया जा सके। दुनिया के विभिन्न भागों में प्राप्त सभी साक्ष्य, स्मृति लेख, साहित्य, वृत्तचित्र, दस्तावेज आदि इन सभी काली रातों का प्रतिरोध करने का साहस दिखाते थे। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। इससे आगे हम अगली वीडियो में बढ़ाएंगे। धन्यवाद।